अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था वेव्स के बारे में कि वेव्स होती क्या हैं। हमने वेव्स को पढ़ा कि हमारी ज़बान में हम वेव्स को कहते हैं कि जब भी किसी भी मीडिया में हम कोई डिस्टरबेंस क्रिएट करते थे, उस डिस्टरबेंस के नतीजे में जो लहरें पैदा होती थी हम उसको कहते थे वेव्स। अब उन वेव्स का असल काम क्या होता था, वो एनर्जी को जो है ना आगे से आगे ट्रांसफ़र करती थी। फिर हमने इससे पहले पोलराइजेशन पढ़ी हुई है। तो पोलराइजेशन हमने पढ़ी थी चार्जेस की। मिसाल के तौर पर जैसे ही हम चार्जेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते थे, तो वहाँ पे पोलराइजेशन होती थी, यानी कि पॉजिटिव चार्ज अलहदा हो जाते थे, नेगेटिव चार्जेस अलहदा हो जाते थे। वो पोलराइजेशन होती थी। अब हमने पोलराइजेशन पढ़नी है वेव्स की, और इसी सिस्टम को लेके आगे चलते हुए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर पहुँचेंगे। सबसे पहले ये है कि हमने जब पोलराइजेशन ऑफ वेव्स के बारे में पढ़ना है, तो हमें पता होना चाहिए कि वेव्स हैं क्या। हमने वेव्स के बारे में पता कर लिया कि जब किसी भी मीडियम में हम डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे तो उसके नतीजे में वेव्स पैदा होंगी जो एनर्जी को आगे से आगे ट्रांसफ़र करेंगी। अब हमने ना उन वेव्स को पहले डिवाइड करना है कि कौन कौन सी वेव्स होती हैं। ठीक है, सबसे पहले ये है कि व्हेन द डिस्प्लेसमेंट और oscillation of waves is perpendicular to the propagation of waves, these waves are called transverse waves। अब वो बताना चाह रहे हैं कि अगर तो जो यानी कि ओसिलेशन हुई है या डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है, वो हमारे पास क्या हो, परपेंडिकुलर हो। यानी कि मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे कहते हैं कि एक सीधी लाइन हो, इस तरह से सीधी लाइन हमारे पास जो है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। बल्कि बस यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमारे पास जो है कोई भी जो वेव है, उसमें जब यानी कि डिस्टरबेंस क्रिएट हुई, और अब उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो यानी कि उसके परपेंडिकुलर हो, जो वेव्स असल में यानी कि आगे की तरफ प्रोपिगेट हो रही है, तो फिर हम उसको किस चीज़ का नाम देते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स का। यानी कि हमने बता दिया कि व्हेन द डिस्प्लेसमेंट एंड द प्रोपिगेशन ऑफ वेव्स are perpendicular to each other, then these waves are called transverse waves। अब उसके बाद आते हैं longitudinal waves। इसी तरह से एक इसकी, हाँ ये है, ये एग्जांपल है। अब देखें, ये वेव्स आगे की तरफ प्रोपिगेट हो रही है, ये वेव जो है ये इसकी प्रोपिगेशन को शो करवा रही है, और ये जो ऊपर एरो बनाया हुआ है ये इसके डिस्प्लेसमेंट को शो करवा रहा है। यानी कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये वेव्स आगे की तरफ प्रोपिगेट हो रही है, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। यानी कि ये जो है डिस्प्लेसमेंट तो इस तरह से है ना, इस तरह से, और वेव किस तरह से प्रोपिगेट हो रही है, वो इस तरह से, ये आपस में क्या हो रही है, परपेंडिकुलर। तो इस तरह की वेव्स को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। अच्छा, ये हो गई। अब उसके बाद आता है, इफ द स्ट्रिंग इज इलास्टिक देन द कंप्रेशन वेव्स विल बी जनरेटेड बट दे आर हार्ड टू सी। अब अगर तो हम किसी भी यानी कि स्ट्रिंग है हमारे पास, इलास्टिक है, तो उसको अगर हम यानी कि उसमें वेव जनरेट करना चाहें तो वो कंप्रेशन वेव्स प्रोड्यूस होंगी, लेकिन उसमें क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है उसको जज करना। अगर इन्हीं वेव्स को हम जनरेट करें एक सिलिंकी स्प्रिंग में, सिलिंकी को आप कह सकते हैं कि प्री कंप्रेस्ड स्प्रिंग भी होता है, जो इजीली जो है ना कह सकते हैं इजीली कंप्रेस हो जाए, तो अगर उसमें हम वेव्स को जनरेट करेंगे, ऊपर नीचे वो स्प्रिंग को करें या आगे पीछे करें, तो जो उसमें वेव्स जनरेट होंगी उनमें क्या होगा, प्रोपिगेशन और वेव्स की जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक दूसरे के पैरेलल होगा। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था कि अगर तो हमारे पास क्या है कि यानी कि वेव्स और वेव्स की प्रोपिगेशन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, फिर हमने उनको नेम दिया था ट्रांसवर्स वेव्स का। लेकिन ये है, लेकिन अगर हम कहते हैं वही प्रोपिगेशन भी, और अगर वेव्स का डिस्प्लेसमेंट भी, जो ऑसिलेशन हो रही है वो एक ही डायरेक्शन में आ जाए, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, उस तरह की वेव्स को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इस तरह से। अब उसकी मैंने फिग तो नहीं बनाई। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ही ले लेता हूँ, यानी कि उसकी डायरेक्शन भी इसी तरफ हो और उसकी ऑसिलेशन भी इसी तरफ हो, तो उस तरह की वेव्स को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने वो फिग में बताया हुआ है कि ये इस तरह का जब फेनोमेना होगा तो कंप्रेशन कहते हैं, या इस तरह से जब ये खुलेंगे आपस में तो ये रेयरफेक्शन होगी। अब इससे आगे हम चलते हैं कि अकॉर्डिंग टू ट्रांसवर्स वेव्स occur टू इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ पोलराइजेशन। यानी कि ट्रांसवर्स वेव्स को हम दो इंडिपेंडेंट हालात जो है ना उसमें पोलराइज कर सकते हैं।
वो किस तरह से, या तो हम स्ट्रिंग को अप एंड डाउन यानी कि वर्टिकली क्या करें, हिलाएं, या उसको आगे पीछे करें। तो फिर जो है ना, अगर तो हम वर्टिकली करते हैं यानी कि अप एंड डाउन करते हैं उसको, वेव्स को, तो फिर क्या होगा, फिर एक्स डायरेक्शन में पोलराइजेशन होगी, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ, ये देखिए, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, फिर ये वाला पोर्शन होगा, और यहाँ पे ये वाला पोर्शन होगा। ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन की पोलराइजेशन को शो कर रहा है, और ये कब होगी, ये वर्टिकल पोलराइजेशन भी कहलाती है, और ये एक्स कंपोनेंट की पोलराइजेशन होगी। उसको लिखने का तरीकाकार क्या होता है, जिस तरह हम पहले किसी भी वेव यानी कि वेव का फंक्शन लिखते थे वेव इक्वेशन में, वो इस तरह होता था ना, एफ जेड एफ टी, ए ऊपर बार होता था, ए ई आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी, और ये एक्स कंपोनेंट के लिए है तो यहाँ पे एक्स कंपोनेंट ही आएगा। और यहाँ पे हमने क्या देखा है, वर्टिकल कंपोनेंट के लिए तो एफ वी आएगा, यहाँ पे ये एफ वी होगा, और ये एफ वी जेड एफ टी ए बार ई आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी एक्स कंपोनेंट। अच्छा, अब हम दूसरे केस पे चलते हैं। पहले हमने बता दिया कि वेव्स के बारे में बताया, वेव्स के यानी कि इंट्रोडक्शन दिया, ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं। फिर उससे आगे हम चले कि जब हम पोलराइजेशन देखते हैं वेव्स की, तो उसमें हम ट्रांसवर्स वेव्स को ही सबसे पहले ले लेते हैं। हमने कहा कि उसमें दो दो या तीन डायरेक्शन में यानी कि पोलराइजेशन हो सकती है। दो तो हमें पता है ना, या एक्स में या वाई में। एक और भी केस आ जाता है, या इन बिटवीन इनकी हो, एक्स एंड वाई की, या कोई भी और डायरेक्शन हो सकती है। तो अगर तो एक्स डायरेक्शन में है, उसको हमने वर्टिकल कह दिया कि पोलराइजेशन है, और एक्स कंपोनेंट के लिए। लेकिन जो वाई कंपोनेंट के लिए होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड फॉर हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन वाई कंपोनेंट आ जाएगा यहाँ पे। फिर ये वाई को शो करिए, ये देखिए, ये हमारे पास वाई कंपोनेंट है, ये वाला, ये वाई को उसकी पोलराइजेशन शो कर रही है। अब इसी तरह वेव इक्वेशन में जिस तरह वेव फंक्शन लिखते हैं, लिखने का तरीका कार वही होगा, सिर्फ एफ के साथ एच आएगा, वहां पे वी था, ए ई आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी, बिल्कुल सेम एज इट इज, सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा वाई, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की ले रहे हैं पोलराइजेशन। अब इस तरह एंड फॉर एनी अदर डायरेक्शन, अगर इन बिटवीन इनकी हो या कोई अदर डायरेक्शन हो, तो इस तरह से आप शो करवा सकते हैं, यानी कि कोई भी डायरेक्शन में अगर पोलराइजेशन हो रही है तो। फिर हमारे पास सीन क्या होगा, वो इस तरह से होगा कि हमारे पास यहाँ पे हम एक्स वर्टिकल के लिए ले रहे थे, वाई हॉरिजॉन्टल के लिए ले रहे थे। फिर जब इन बिटवीन या कोई भी अदर डायरेक्शन हो, तो यहाँ पे हम लेंगे एन, ये एन डायरेक्शन, कोई भी अदर यानी कि हमारे डायरेक्शन शो कर रहे द पोलराइजेशन एन वेक्टर डिफाइन द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन बिकॉज द वेव्स आर ट्रांसवर्स इन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ये डायरेक्शन को ही शो कर रहा होता है, जो यानी कि डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में कवर हो रहा होता है। और ट्रांसवर्स वेव्स में हमने बता दिया था कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है या जो ऑसिलेशन होती है, वो हमेशा वेव्स की प्रोपिगेशन के परपेंडिकुलर होती है। जिस तरफ पे वेव्स जा रही होती हैं, उसके परपेंडिकुलरली उसका यानी कि डिस्प्लेसमेंट तय होता है। जिस तरह मैंने फिगर में बताया था, यानी कि इस सीधी लाइन में जो है उसका डिस्प्लेसमेंट तय हो रहा है, और इस तरह ये सीधी ये प्लेन लाइन में इस तरह से जो है उसकी प्रोपिगेशन हो रही है। तो वो क्या होगा, हम बता रहे हैं कि ट्रांसवर्स वेव्स के लिए है। फिर हमने उसके तीन केस बता दिए, वर्टिकल में एक्स कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल में वाई कंपोनेंट, अगर इन बिटवीन कोई और डायरेक्शन थी तो एन, उसका हम एंगल के जरिए भी बता सकते हैं, एन डॉट जेड इज इक्वल टू जीरो होगा। फिर इन टर्म ऑफ एंगल, तो एक्स कंपोनेंट पे कॉस थीटा होता है, और वाई कंपोनेंट पे साइन थीटा, हमने लिख दिया एन डॉट एन के ऊपर गैप इज इक्वल टू कॉस थीटा एक्स कंपोनेंट प्लस साइन थीटा वाई कंपोनेंट। उसके बाद आता है, thus we can say that फिग 9.8 सी, जो हमारी हमने ना ये वाली फिग बनाई है, ये तीसरा केस, ये वाला, ये जो फिग है, वो कहता है कि ये फिग ये चीज शो कर रही है कि एक्स और वाई कंपोनेंट का समीशन है, यानी कि इसमें एक्स कंपोनेंट की भी पोलराइजेशन आ रही है, और वाई कंपोनेंट की भी पोलराइजेशन आ रही है, यानी कि सुपरपोजिशन ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट। अब यहाँ पे हमने बता दिया कि thus we can see that fig 9.8c can be considered as the superposition of two waves horizontal and vertical। अब हमने सिंपल से क्या करना है, हमारी इक्वेशन एक थी वर्टिकल के लिए एक्स कंपोनेंट के लिए, एक थी वाई कंपोनेंट के लिए, दोनों को हमने क्या कर दिया ऐड, ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे हमने बताया कि एक्स पे कॉस थीटा है, वाई पे साइन थीटा है, तो ए कॉस थीटा ई आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी एक्स कंपोनेंट। इसी तरह दूसरी के लिए ए साइन थीटा आएगा, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल में दिखा रहे हैं, तो ई आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी वाई कंपोनेंट के आ जाएगा। अच्छा, ये एक चीज तो हमारी क्लियर होगी। सबसे पहले हमने वेव का इंट्रोडक्शन दिया, वेव्स के इंट्रोडक्शन के बाद हमने वेव्स की दो टाइप्स देखी कि ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं। उनका आपस में डिस्प्लेसमेंट और प्रोपिगेशन के लिहाज से हमने रिलेशन बताया। रिलेशन बताने के बाद हमने ट्रांसवर्स वेव को लिया और उसकी पोलराइजेशन देखी, एक्स कंपोनेंट में, वाई कंपोनेंट में, और एनी अदर डायरेक्शन में।
वो लिखने के बाद हमने उन तीनों की इक्वेशन बनाई। फिर हमारे पास जो लास्ट इक्वेशन बनी थी एनी अदर डायरेक्शन में जो हमारे पास आ रही थी, तो हमने वहां पे क्या कहा था कि ये जो डायरेक्शन हमारे पास आ रही है ये क्या है। हमने कहा ये सुपर पोजिशन है दोनों का, यानी कि एक हमारे पास एक्स कंपोनेंट वाली और एक वाई कंपोनेंट वाली, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट की पोलराइजेशन का सुपर पोजिशन है, हमने कहा था। अब हम चलते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, हम वेव से चले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे आए। अब ये बातों को जोड़ रहे हैं हम, पहले वेव से आए ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल, उनकी फिर हमने इक्वेशंस बनाई, पोलराइजेशन देखी। अब हम आ गए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे आए हैं तो फिर हमने देखा कि जी ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में क्या होंगी, जहां पे ना चार्ज होता है ना ही करंट होता है। तो जो मैक्सवेल्स ने चार इक्वेशन दी थी, हमने बेसिकली वही रिलेशन देखना है वैक्यूम में। जो हमारे पास यानी कि रिलेशन था उसमें देखना है, अगर चार्ज भी ना हो और करंट भी ना हो तो हमारे पास वो चार इक्वेशंस क्या बनेंगी, वो हमारे पास क्या रिजल्ट देंगी। तो सबसे पहले हमने देखा था कि हमारे पास चार इक्वेशंस होती कौन सी हैं। सबसे पहले होती है डेल डॉट ई इज इक्वल टू जीरो, और सेकंड डेल डॉट ई हमारे पास होता है रो और एप्सिलॉन नॉट के। अब हमने बता दिया है कि वहां पे वैक्यूम में चार्ज जीरो हैं, जब चार्ज जीरो हो गए तो वो साफ ज़ाहिर इक्वेशन हमारे पास डेल डॉट ई जीरो हो गई। ये आउट यानी कि फाइनल इक्वेशन है वैक्यूम में। पहले होती है रो और एप्सिलॉन नॉट, लेकिन हमने जब बता दिया कि चार्जेस जीरो हैं तो साफ ज़ाहिर रो जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास डेल डॉट ई जीरो हो जाएगा। अब जो दूसरी हमारे पास है डेल डॉट बी, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, बिकॉज ये मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। तो इस वजह से जो डाइवर्जेंस होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो हमेशा जीरो होती है। अब तीसरी इक्वेशन होती है डेल क्रॉस इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी और पार्शियल टी। अब ये बात समझने वाली है कि इसमें क्यों चेंज कोई नहीं आया। अब हमें पता है कि जो यानी कि बी है और टी है, टी टाइम को शो कर रहा है, बी मैग्नेटिक फील्ड को। तो हमने जो कंडीशन अपनी लगाई है वो कंडीशन इस पे कोई इफेक्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि हमने कहा था, देखिए हमने कहा था इन रीजन ऑफ स्पेस वेयर देयर इज नो चार्ज और करंट, जहां पे चार्ज भी नहीं है और करंट भी, और इसमें ना चार्ज का अमल आ रहा है ना ही करंट का अमल आ रहा है, साफ जा रहा है हमारी इक्वेशन वही की वही बच जाएगी, माइनस पार्शियल बी और पार्शियल टी। अब फोर्थ इक्वेशन हमारे पास थी डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल और पार्शियल टी के। अब जो म्यू नॉट जे है, जो करंट डेंसिटी जे थी, वो तो जीरो हो गई पहला पोर्शन यानी फर्स्ट टर्म। अब बचेगी कौन सी, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल और पार्शियल टी, क्योंकि इस जो टर्म है ये वाली, इसमें ना ही करंट आ रहा है ना ही हमारे पास चार्ज आ रहा है, ये इक्वेशन हमारे पास बच गई। अब हम देखते हैं कि अब इन इक्वेशन से हमें क्या शो हो रहा है, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से, कि ये एक कपल्ड वे में लिखी हुई है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मैग्नेटिक फील्ड भी है, एक ही इक्वेशन में आ रही है। थर्ड में भी देख लें आप, फोर्थ में भी देख लें, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है एक ही इक्वेशन में लिखी हुई है। अब इसको हम कहते हैं कपल सिस्टम, जिसमें दो यानी कि क्वांटिटीज या जो दो रिलेशन है वो एक ही इक्वेशन में आ रहे हो, जिस तरह ये मैग्नेटिक फील्ड भी आ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रहा है। तो जब ये इस तरह का हमारे पास रिलेशन होगा, ये कपल्ड है, तो अब हमने इसको अलहदा करना है कपल्ड सिस्टम को। तो डीकपल्ड करने के लिए एक तो सबसे पहले ये होगा, हमारे पास थी ये फर्स्ट ऑर्डर है ना इक्वेशंस, तो अगर हम फर्स्ट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, जब हम इनको यानी कि डीकपल करेंगे या रीअरेंज करेंगे, यानी कि ये है हमारे पास पार्शियल और पार्शियल टी है, जिस तरह ई आ रहा है और ये बी आ रहा है। अगर हम एक ही इक्वेशन बनाए, यानी कि जो हमारे पास बी है सिर्फ बी की इक्वेशन दे, जो हमारे पास ई है सिर्फ ई की इक्वेशन दे, तो फर्क सिर्फ ये आएगा, हम वहां पे कर्ल अप्लाई करके वो इक्वेशन हमारे पास फिर सेकेंड ऑर्डर की बन जाएगी, ये फर्क होगा। अब देखें हमारे पास कपल्ड इक्वेशंस कौन सी आ रही हैं, थर्ड और फोर्थ, हमने इन्हीं को ही चेंज करना है। तो सबसे पहले थर्ड पे आप अप्लाई करें कर्ल। कर्ल होता है बेसिकली हमने डेल क्रॉस अप्लाई करना होता है। जब ये थर्ड पे अप्लाई किया, डेल क्रॉस इज इक्वल टू डेल क्रॉस माइनस पार्शियल बी और पार्शियल टी के। अब देखें जब ये हमने अप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये जो है ना, ये डेल क्रॉस ये प्रोडक्ट रूल से पता चलता है हमें कि ये इस चीज के इक्वल होता है, डेल डॉट ई माइनस डेल स्क्वायर ई के, ये इस रिलेशन के इक्वल होता है। अब डेल डॉट ई हमने बता दिया स्टार्ट में कि वो जीरो है, ये टर्म तो ये वाली टर्म, ये तो हमारे पास क्या हो गई जीरो के इक्वल। बाकी बची कौन सी, ये वाली टर्म, ये डेल स्क्वायर ई माइनस डेल स्क्वायर ई, ये टर्म बच गई। और हमारे पास ये था ना डेल क्रॉस माइनस पार्शियल बी और पार्शियल टी, अगर हम इसको इस तरह कर लें, पार्शियल ओवर पार्शियल टी माइनस पार्शियल पार्शियल टी और डेल क्रॉस बी, ये जिस तरह लिखा हुआ है ये डेल क्रॉस बी, इसको अलहदा कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब देखें
जो डेल क्रॉस बी है हमने ऊपर बता दिया है, जब म्यू नॉट जे जीरो हो गया था हमारे पास सिर्फ बची थी इक्वेशन ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी के। अब हमारे पास ऑलरेडी एक है वहां पे पार्शियल ओवर पार्शियल टी, ये और पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी, ये इस तरह नहीं हो जाएगा पार्शियल स्क्वायर ई ओवर पार्शियल टी स्क्वायर और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल क्रॉस बी वाला ये माइनस उसके स्टार्ट में लगा हुआ था, ये माइनस, और ये जो हमारे पास इक्वेशन से ये चीज बची थी, ये बची थी माइनस डेल स्क्वायर ई, ये माइनस माइनस से कट गया, ये हमारे पास आ गई डेल स्क्वायर यानी कि पार्शियल स्क्वायर ई ओवर पार्शियल टी स्क्वायर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई के। अब देखिए, अब हमारे पास ये कंडीशन सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन बन गई है। एक हमने कर्ल अप्लाई किया, पहले हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की थी, अब सेकेंड ऑर्डर में कन्वर्ट हो गई है। इसी तरह जब फोर्थ पे अप्लाई करेंगे फर्क क्या होगा, डेल क्रॉस बी आएगा, वो भी उसी तरह, वहां पे डेल डॉट ई आता था, यहाँ पे डेल डॉट बी आएगा, वहां पे माइनस डेल स्क्वायर ई आता था, यहाँ पे माइनस डेल स्क्वायर बी आएगा। अब ये तो जीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, बाकी बचेगी ये टर्म माइनस डेल स्क्वायर बी। जब हम इस पे अप्लाई करेंगे कर्ल, हमारे पास था म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी था, पार्शियल ओवर पार्शियल टी अलग किया, डेल क्रॉस ई किया, डेल क्रॉस ई माइनस पार्शियल बी और पार्शियल टी के इक्वल होता है। अब जब वो वाली वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी माइनस का तो यहाँ पे देखें पार्शियल स्क्वायर ई हो जाएगा और पार्शियल टी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब वो माइनस और माइनस डेल स्क्वायर बी वाला ये आपस में काट जाएंगे, बचेगी इक्वेशन ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल स्क्वायर बी और पार्शियल टी स्क्वायर के। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास बची है, अब ये देखें हमने दोनों इक्वेशंस को आपस में लिख दिया है, डेल स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल स्क्वायर ई और पार्शियल टी स्क्वायर, डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल स्क्वायर बी और पार्शियल टी स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन है। पहले हमारे पास क्या था, यहाँ पे ई आता था, यहाँ पे बी आ जाता था, यहाँ पे बी आता था तो यहाँ पे ई आ जाता था, तो वो कपल्ड सिस्टम था। अब ये डी कपल सिस्टम हो गया है। जब ये डी कपल हुआ है तो हमने इसकी कीमत क्या अदा की है कि हमारे पास इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की बन गई है। पहले हमारे पास थी फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन, यहाँ पे यानी कि सिर्फ अकेला बी आता था या अकेला ई आता था, स्क्वायर नहीं आता था। अब यहाँ पे स्क्वायर आ गया, पार्शियल स्क्वायर, ये देखें ये सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन बन गई है। अब हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है असल में, तो हम इसी इक्वेशन से ना, अब देखिए हम इसी बात को जोड़ रहे हैं, हमारे पास जो वेव इक्वेशन बनी थी, वेव इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ये डेल स्क्वायर एफ इक्वल टू वन ओवर वी स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर एफ और पार्शियल टी स्क्वायर। अब हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास इक्वेशन थी, अब देखिए अगर हम इस इक्वेशन को देखें, ये वाली इक्वेशन, और हम अगर इक्वेशन देखें कौन सी है हमारे पास इक्वेशन, ये वाली डेल स्क्वायर ई इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल स्क्वायर ई और पार्शियल टी स्क्वायर, ये एज इट इज बिल्कुल सेम है। ये देखें डेल स्क्वायर ई डेल स्क्वायर एफ, सिर्फ फर्क क्या है हमारे पास, यहाँ पे एफ था तो यहाँ पे ई आ गया है, यहाँ पे पार्शियल स्क्वायर एफ था तो पार्शियल स्क्वायर ई आ गया है, बाकी सेम है पार्शियल टी स्क्वायर। अब हमें पता है कि हमारे पास जो है वी की वैल्यू क्या होती है, तो हमने ये बताया वी इक्वल टू वन ओवर एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट के इक्वल होता है। जब इसको वी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ही आ जाएगा, मतलब ये वाली ही इक्वेशन बन जाएगी। तो सिर्फ फर्क क्या है, एफ की जगह पे ई आया है, एफ की जगह पे ये वाला बी आया है। तो हमने कहा कि पहले जो वेव इक्वेशन थी एक उसका मेन फंक्शन बताया हुआ था, उसमें कोई यानी कि स्पेसिफिकेशन नहीं दी हुई थी कि एफ की जगह पे ये पुट करें। अब हमारे पास उसकी जगह पे उसकी जनरलाइज्ड वैल्यू आ गई है हमारे पास, यानी कि या तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड पुट कर सकते हैं या फिर मैग्नेटिक फील्ड पुट कर सकते हैं। अभी इन इक्वेशन में बस यही चेंज आया है कि एफ की जगह पे या इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है या फिर मैग्नेटिक फील्ड आ गई है, और यहाँ पे डेल स्क्वायर एफ है, एफ की जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है या मैग्नेटिक फील्ड आ गई है, बाकी सब चीजें सेम है। यही चीज लिखी हुई है कि ये देखें दिस इक्वेशन से 7 and 8 is same but this time the general function partial square f over partial t square is replaced by given condition in E and B। जो हमारे पास given condition है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की है, तो वो वाली वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं। अब देखने वाली बात ये है कि हमने कहा जो v है वो इक्वल होता है वन ओवर एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट के इक्वल। अब जब हमने ये बता दिया कि ये इक्वल है वन ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के, तो हमने कहा इसकी अगर कैलकुलेशन करें, म्यू नॉट की वैल्यू पुट करें, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करें, तो हमारे पास रिजल्ट ये आता है 3.0010 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और ये वैल्यू जो है हमें जानी पहचानी लग रही है, ये असल में होती है स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो हमने कहा कि ये इक्वेशन प्रूव करती है, ये वैल्यू प्रूव करती है कि जो लाइट है असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही लाइट ऑफ स्पीड से सफर करती हैं।
हम मिसाल के तौर पर एक मिसाल लेते हैं कि जो हमारे पास टीवी पे कोई चीज़ चल रही है, कोई भी ड्रामा चल रहा है, तो उसमें जो आवाज़ बोली जा रही है, क्या साउंड की इतनी स्पीड है कि अगर वो ड्रामा इंडिया में चल रहा है और हम यहाँ पे बैठे सुन रहे हैं, तो क्या साउंड की इतनी स्पीड है कि हम इजीली सुन रहे हैं? नहीं, साउंड की असल में इतनी स्पीड नहीं है, साउंड कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल कर रही हैं विद स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट की जितनी स्पीड से ही मूव कर रही हैं, हम इजीली यहाँ पे बैठे सुन रहे हैं। तो ये चीज़ आई है मेन, यानी कि असल बात कि ये जो है वैल्यू, ये स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है, और हमने फिर बता दिया कि लाइट जो है असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और उसके बाद हमने बताया कि how epsilon mu not come into the theory first place, they were constant in Coulomb's law and Barrett's law। कि पहले हमने देखा था कि कूलम्ब लॉ में, बैट्स लॉ, जो असल में इसकी बुनियाद चली थी हमारे पास कूलम्ब से गाज में, फिर गाज से हम बैट्स एवरेट की तरफ आए थे, बैट्स एवरेट से एम्पेयर की तरफ आए थे, फिर एम्पेयर की करेक्शन की थी मैक्सवेल ने। अब हम कह रहे हैं कि असल में ये कहाँ से इक्वेशंस आ रही हैं या इनकी वैल्यूज कहाँ से आई? हमारे पास कूलम्ब से गाज की तरफ, गाज से इस तरह आगे चलती हुई बैट्स एवरेट, फिर एम्पेयर्स की तरफ, फिर मैक्सवेल की तरफ, इनकी वैल्यू कांस्टेंट थी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की। अब असल में जो यानी कि जो लाइट की थ्योरी है, इस पे मेन कैसे किरदार अदा कर रहे हैं एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट, कि किस तरह इन्होंने अपनी प्लेस बनाई। तो नोटिस दैट क्रूशियल रोल प्लेड बाय मैक्सवेल कंट्रीब्यूशन। अब देखिए हमारे पास जो एम्पेयर लॉ की करेक्शन थी, डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे था ना, उसकी जो करेक्शन की थी एम्पेयर लॉ की मैक्सवेल ने, उसने क्या किया था, बाकी इक्वेशन वही थी म्यू नॉट जे, आगे उसने एडिशन क्या किया था, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ई वर्ग पार्शियल टी, और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट वो उसने ऐड किया था मैक्सवेल ने। अब वो बता रहे हैं कि देखिए मैक्सवेल ने कितनी बड़ी, यानी कि उसका क्रूशियल रूल कितना अहम किरदार अदा किया है उसने अपनी कंट्रीब्यूशन से, ये जो है एम्पेयर लॉ में म्यू नॉट एप्सिलॉन पार्शियल ई वर्ग पार्शियल टी। इसी चीज से तो ही हमें पता चला है कि यानी कि वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और लाइट ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और अगर ये चीज मतलब कि अगर ना होती, तो वेव इक्वेशन जो है ये पूरी इक्वेशन ना बन पाती, और उसका इतना यानी कि वो इतनी तरह से जो है ना इमर्ज ना हो पाती, जिस तरह से जो है ना अब हुई है, जब जितना क्रूशियल रूल अब उसका जो यानी कि प्ले हो रहा है, वो अगर ये वाला डिस्प्लेसमेंट करंट जिसको हमने नेम दिया था, ये वाली टर्म ना इंक्लूड होती तो। ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है आप तमाम लोगों को समझ आई होगी। अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो आपका, तो आप जो है पूछ सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड।